सही है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 75। 75। तो अब याद रखना कि कहता है, और ये फरवरी मार्च का पेपर है, फरवरी मार्च 2023 वन टू। तो सबसे पहले चैप्टर 2 में ये पैकेट के हवाले से ही पूछता है कि स्ट्रक्चर ऑफ पैकेट ऑफ डाटा हैज थ्री एलिमेंट। एक होता है पैकेट हेडर, एक होता है पैकेट वो पेलोड, है ना। तो यहाँ पे लिखा जाता है पेलोड, और एक होता है ट्रेलर, TRAILER, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है इसके अंदर, पेलोड और ट्रेलर। 3 और 5 की रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से कर नहीं पाया हूँ मैं, क्लास के बाद अभी कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। और टू अदर एलिमेंट्स ऑफ पैकेट, पैकेट के अंदर और दो एलिमेंट कौन से होते हैं? एक सेकेंड, ना 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 ना। आइडेंटिफाइड टू आइटम्स ऑफ डाटा दैट कंटेन इन पैकेट हेडर। पैकेट हेडर के अंदर जो है ना, वो आपके पास चार चीजें होती हैं पैकेट हेडर में। कौन सी? सेंडर का एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर, आईपी एड्रेस ऑफ द रिसीवर, ये आएगा। आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर, आईपी एड्रेस ऑफ रिसीवर। फिर ये भी होता है ना, सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट, साइज ऑफ द पैकेट, याद है? साइज ऑफ पैकेट, सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट। सही है, ये बात अब क्लियर है, ठीक है। तो साइज ऑफ पैकेट और सीक्वेंस ऑफ पैकेट वो मैंने इसलिए लिखवा दिया कि एक साथ ही पूरा तुम्हारा टॉपिक कवर हो जाए। सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट, ठीक है बच्चों। टू अदर एलिमेंट्स ऑफ अ पैकेट, अब दो अदर एलिमेंट जो होते हैं वो पेलोड होता है उसमें से एक, और पेलोड जो होता है वो एक्चुअल डाटा होता है, एक्चुअल डाटा। और दूसरा जो होता है वो होता है ट्रेलर। और ट्रेलर में क्या होता है? मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ऑफ पैकेट एंड एन एरर ट्रांसमिशन मेथड, ऐसा ही है। ट्रेलर में क्या होता है? मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ऑफ पैकेट, यानी आपको पता चलता है कि ये एंड ऑफ पैकेट हुआ है। और दूसरा क्या होता है? एनी एरर चेकिंग मेथड, एनी एरर चेकिंग मेथड। अब सही किया है बच्चों? अब क्लियर है? सही है, तो ये आ जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। तो पैकेट हेडर में तो यही सारी चीजें हमारे पास आती है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है कंप्यूटर की सारी कहानियों के बाद कहता है वन बॉक्स टू आइडेंटिफाई वेदर सीरियल डाटा ट्रांसमिशन और पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन इज मोर सुटेबल। कंप्यूटर needs to directly connect it to a router that is located in a different room। डिफरेंट रूम के अंदर आपके पास राउटर है, तो उसमें सीरियल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल होगा या पैरेलल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल होगा? अच्छा जी, डिफरेंट डिफरेंट तुम लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। सीरियल, अच्छा, और पैरेलल। कंप्यूटर needs to directly connect to a router that is located in a different room। एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर चॉइस, सीरियल और अ पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा? अब इसमें जो है आपसे कहता है कि पहले में ना, एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर चॉइस। सीरियल बिकॉज इट कैन हैंडल, सर एमएस हैज गिवन पॉइंट्स फॉर बोथ सो वी कैन चूज ईदर वन। ऐसा ही आदम कि इसके अंदर अगर आप जाते हो चॉइस लेके पैरेलल में, क्योंकि वो शॉर्टर डिस्टेंस है, मैं ज्यादा, देखो मार्किंग स्कीम में दोनों लिखा हुआ है, सीरियल भी और पैरेलल भी। बट करना ये है कि जो भी लिख रहे हो उसका रीजन सही बताना। जैसे मैं पैरेलल लिखता हूँ, तो पैरेलल का मैं रीजन ये दे सकता हूँ कि ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए फेस्टर होता है, नंबर एक। और उसके अलावा क्या होता है कि लॉन्ग कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और उसके अलावा ये होता है कि शॉर्टर डिस्टेंसेस में एरर ऑफ जो वो है क्या कहते हैं, डाटा जो होता है वो विदाउट एरर पहुंचता है ना, डाटा स्क्यू नहीं होता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
अगर मैं पैरेलल चूज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ फास्टर ट्रांसमिशन, फास्टर ट्रांसमिशन, स्पीड देन सीरियल, स्पीड देन सीरियल। एक पॉइंट आ गया। दूसरा क्या आ सकता है? फास्टर रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट, फास्टर रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट। और उसके अलावा क्या आ सकता है? अनलाइकली टू गेट एरर, अनलाइकली टू गेट एरर। ये है। चैप्टर 4 के आज कराऊंगा फातिमा, 2 और 4 ही करवाना है आज। और अगर इसमें तुम सीरियल लिखोगे तो उसमें तुम ये लिखोगे कि डाटा अराइव्स इन ऑर्डर आता है सीरियल में। और उसके अलावा क्या हो सकता है? लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस इंटरफेस वो इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है। और फायदा ये होगा कि लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर भी ट्रैवल कर सकता है। तो ये तो इसका हो गया। समझ में आ रहा है ना भाई? क्लियर है? द कनेक्शन विल ऑल्सो यूज फुल डुप्लेक्स, डिफाइन फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन वो होती है जो आना जाना दोनों करती है और दोनों डायरेक्शन में करती है। यानी एक वक्त में नहीं करती, एक ही वक्त में दोनों जगह आना जाना करती है। तो आप लिख सकते हो कि डाटा गोज इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम, डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। नहीं, डाटा गोज इन टू बोथ डायरेक्शन एक पॉइंट, एट द सेम टाइम दूसरा पॉइंट, एट द सेम टाइम दूसरा पॉइंट। अब बताना समझ में आती है बात? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब इसी में लिख लो, पैरिटी से रिलेटेड सवाल है। डाटा ट्रांसमिशन विल यूज पैरिटी चेक, द बाइट नीड टू बी सेंड यूजिंग इवन पैरिटी। इवन पैरिटी के जरिए जाना है तो अब तुम इसका मतलब है कि 2 4 6 8 काउंट करोगे, 1 2 3 4। क्या ये 4 हैं? तो इसके लिए यहाँ जीरो लगा दोगे। इवन पैरिटी था तो जीरो लगा दोगे। इसी तरह यहाँ पे सारे जीरो हैं तो यहाँ पे भी जीरो लगा दोगे, क्योंकि ये इवन बनाना है तुम्हें। तो इवन पैरिटी के लिए तुम्हें क्या वैल्यूज लगानी है वो लगानी है। तो दो दो जीरो तो लगा दिए। ये बात तुम लोगों को आई समझ में? पैरिटी ब्लॉक कैन बी यूज टू इंस्टेड ऑफ पैरिटी बाइट। पैरिटी ब्लॉक इस्तेमाल हो जाएगा बाइट के बजाय। एक्सप्लेन हाउ पैरिटी ब्लॉक चेक माइट डिटेक्ट एन एरर इन ट्रांसमिशन दैट वुड नॉट बी डिटेक्टेड बाय पैरिटी बाइट चेक। अब जरा समझना। हमने आपस में डिस्कस किया कि हम इवन पैरिटी पे डाटा भेजेंगे। हमने ये डाटा था इसको भेजना। हाँ। अब क्या होगा? डाटा भेजना जो था वो ये भेजा मैंने। क्या सही भेजा है? जो मैंने भेजा वो नीचे वाला भेजा। क्या वो सही भेजा है? इसमें मैंने कहाँ गड़बड़ की है? इसमें मैंने गड़बड़ की है इन 2 बिट्स में। ये जो 2 बिट्स थी ये आपस में क्या हो गई? ट्रांसपोज हो गई। ट्रांसपोजिशन होती है ना, बिट्स चेंज करती है अपनी पोजीशन। लेकिन ये बताओ कि ये जो बिट है ये कौन सी पैरिटी को फॉलो कर रही है? 1 2 3 4, इवन पैरिटी। और ये वाली जो बिट है 1 2 3 4, ये किसको फॉलो कर रही है? इवन पैरिटी को। तो जब आपने इवन बोला था, इवन ही तो जा रहा है, तो फिर कैसे पकड़ा जाएगा? वो ये सवाल पूछता है। कहते हैं पैरिटी बाइट के अंदर ये पकड़ना मुश्किल होता है कि एरर आया है। उसकी वजह है कि अगर बिट अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है तो वो रहती तो वही है ना। अगर इवन है तो इवन ही रहेंगी, ऑड है तो ऑड ही रहेंगी। क्या ये बात मानते हो? सवाल समझा रहा हूँ पहले मैं। बताओ कितने बच्चों को समझ में आ रही है कि पैरिटी बाइट जब इस्तेमाल करते हो तो पैरिटी बाइट में ऐसे एक एक ही रॉ आती है। तो उस एक रॉ के अंदर अगर पैरिटी अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो उससे फर्क नहीं पड़ता। कहता है लेकिन जो पैरिटी ब्लॉक है उसमें फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? तुम्हें याद है पैरिटी ब्लॉक के अंदर हमारे पास रॉज एंड कॉलम्स होती है। डू यू रिमेम्बर दैट? पैरिटी ब्लॉक में हमारे पास पूरी रॉज एंड कॉलम होती है। तो उसके अंदर अगर कोई चीज छेड़छाड़ होती है, यानी उसमें अगर कोई बिट में मसला आता है, तो वो फौरन से पकड़ सकते हो क्योंकि वो रॉ एंड कॉलम दोनों को चेक करता है। क्या ये बात तुम लोग समझ पाए हो? मैं तुम्हें दिखा भी दे रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं पैरिटी ब्लॉक की, वी टॉक अबाउट द पैरिटी ब्लॉक। तो पैरिटी ब्लॉक के अंदर ये होता है कि फिर हमारे पास वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ चेक होता है डाटा। तो उससे ये पकड़ में आ जाता है कि अगर कोई बिट ने अपनी पोजीशन चेंज भी की है तो हम उसकी पोजीशन चेंज वाली जगह पर बआसानी पहुंच सकते हैं।
तो वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे था, जस्ट वन, आ रहा है नजर? देखना ये किया था हमने ये वाला पार्ट। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरिटी ब्लॉक। तो अब पैरिटी ब्लॉक में क्या होता है? पैरिटी ब्लॉक के अंदर रॉ के ऊपर भी डाटा चेक होता है, और पैरिटी ब्लॉक के अंदर कॉलम पे भी चेक होता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम से हमें पता चल जाता है कि कौन सी बिट में गड़बड़ है। ये बात आई समझ में? अब हम जवाब लिखते हैं। तो जवाब हम यहाँ ये लिखेंगे, कहते हैं एक्सप्लेन हाउ पैरिटी ब्लॉक चेक माइट डिटेक्ट एरर इन द ट्रांसमिशन। पैरिटी ब्लॉक में कैसे पकड़ा जा सकता है जो कि पैरिटी बाइट में नहीं पकड़ा जा सकता? तो उसकी वजह ये है कि पैरिटी ब्लॉक के अंदर डेटा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों चेंज होता है। अब मैं लिखता हूं, इन पैरिटी, इन पैरिटी चेक। तबीयत तो चल रही है यार खराब, बुखार हुआ है मुझे, नजला जुकाम बुखार ये सब चल रहा है। इंटर, तो इन पैरिटी चेक इंटरचेंज ऑफ बिट्स will not be detected, will not be detected। तो इंटरचेंज ऑफ बिट्स जो है वो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब हाँ, हम लिखते हैं पैरिटी ब्लॉक के अंदर लिखते हैं कि इन पैरिटी ब्लॉक, इन पैरिटी ब्लॉक, पैरिटी ब्लॉक के अंदर ऑल पोजीशंस ऑफ चेंजेस, पैरिटी ब्लॉक में इस तरह से लिखते हैं, इन पैरिटी ब्लॉक इट विल आइडेंटिफाई, इट विल आइडेंटिफाई द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन ऑफ चेंजेस, वर्टिकल पोजीशन ऑफ चेंजेस। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है बताना? तो पैरिटी के अंदर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ चेंजेस को देख लेते हैं। ये हो गया। एक क्वेश्चन है, जैसे डीडॉस की डायग्राम बनाने की आई थी मगर किसी और की बनाने आ जाए तो क्या करें? क्योंकि सबकी डायग्राम्स देखूं, हाँ डायग्राम सबकी देखनी है, और कल मैंने कराया भी था, शायद तुम नहीं होगी फातिमा, कल मैंने डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करवाई थी। तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ तरीकेकार ये कि ये डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया था तुमसे। तो इसमें इसी डॉक्यूमेंट में अगर तुम ड्रॉ लिख के सर्च करो, तो देखो ये ड्रॉ से रिलेटेड जहां जहां ड्रॉ करने के सवाल आए ना, ये कल मैंने कराए थे। देखो ये मैंने ही कल कराए थे, ये देखो ये ड्रॉ का आ गया। तो प्रैक्टिस करके रखो। अच्छा, इसकी मैं टेक्निक तुम्हें बता देता हूँ कि कोई भी सवाल आए उसका डिस्क्रिप्शन तो तुम्हें पता ही होगा। तो तुमने करना ये है कि तुमने उससे रिलेटेड जितने मेन पॉइंट्स हैं उसके डब्बे बना लेने, और उन डब्बों में मतलब अभी एग्जाम्पल के तौर पे तुमसे कहा उसने कि भाई वर्चुअल मेमोरी, तो तुम्हें याद था कि वर्चुअल मेमोरी में एक होती है हार्ड डिस्क और एक होती है रैम, और उन दोनों के दरमियान डाटा जाता है। तो तुम एक डब्बा हार्ड डिस्क का बनाओगे, एक रैम का बनाओगे। अब तुम ये सोचोगे क्या इनके दरमियान डाटा ट्रांसपोर्ट होता है? तो उसके लिए तुमने एरो बनाने हैं और उसके बाद क्या ट्रांसफर हो रहा है वो लिखना है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास आ जाए तो तुम एटलीस्ट पहला काम, डब्बे तीन काम करने हैं तुम्हें, डब्बों का बनाना, उन डब्बों का लेबल करना, डब्बों का लेबल करना, और उसके अंदर कुछ भी ट्रांसफर ऑफ डाटा हो रहा है उसको लेबल कर। तो इससे तुम डायग्राम बना लोगे, ये एक इसकी ट्रिक है। तो ये डॉक्यूमेंट अगर तुम्हारे पास हो तो तुम इसके अंदर सिर्फ ड्रॉ लिख के जितने भी पास पेपर में सवाल आए हुए हैं, तुम ये पूछ रही हो शायद कि मैंने कल ही कराया था, तो जितने भी सवाल आए हुए हैं फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सही है। अब एक सवाल और आया है कि, एक सेकेंड, इस वाले सवाल में रेफरेंस फरवरी मार्च 2024, पेज है 236, 236। कहते हैं एरर चेकिंग जो मेथड होता है वो एक पैरिटी ब्लॉक चेक है। टेबल में 7 बाइट्स ट्रांसमिट हो रही हैं ऑड पैरिटी के जरिए, ऑड पैरिटी के जरिए। अब आपने देखना है कि गड़बड़ कहाँ है। तो ऑड का मतलब ये कि जब तुम काउंट करो तो नंबर ऑफ वन, 1 3 5 7 होने चाहिए। काउंट करो, 1 2
तीन चार पाँच, ये सही है। एक दो तीन, सही है। एक एक, ये भी सही है। एक दो तीन चार पाँच, सही है। एक सही है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये भी सही है। अच्छा, इसमें ये नहीं बोला, उसने बोला कंप्लीट करना है। अच्छा 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 अच्छा, सही है, तो वो तो मसला नहीं है। हमें ऑड बनाना है ना, तो इसमें तो एक दो तीन चार है, तो हम यहाँ वन लगाएंगे। ये इस वाला होगा, इसमें खाली दिया हुआ है। अच्छा, ये मैं इस तरह का सवाल है, दूसरा वाला भी करा दूंगा। खैर, इसमें तो हमें सिर्फ फिल करना है, इसको ऑड बनाना है। तो ऑड बनाने के लिए हमें ये चीजें डालनी है। अच्छा, अगले पे आ जाते हैं। अगले पे एक दो तीन चार पाँच, जीरो डालेंगे, है ना। ये एक है तो जीरो डालेंगे, जब ऑलरेडी ऑड है तो फिर उसमें कुछ नहीं डालना, ये वन है, जीरो डाल देंगे। एक दो तीन चार, यहाँ डाल देंगे। एक दो तीन चार पाँच, जीरो डाल देंगे। एक दो तीन चार, तो पाँच बनाने के लिए एक लगाना पड़ेगा। टू इवन, टू वन एंड ऑलरेडी, और टू जीरो, हाँ ऐसा ही है अलीना। और एक दो तीन, तीन ऑलरेडी है तो जीरो लग जाएगा। बच्चों, आया समझ में? सही है। तो एक तो ये हो गया। अब एक मैं तुम्हें और कराता हूँ, जिसमें हमें इंटरसेक्शन पे पकड़ना है। इंटरसेक्शन पे पकड़ने वाला सवाल कराते हैं तुम्हें। हाँ, पेज नंबर 78 पे है वो। ये आ गया। बस यहाँ देखना होता है कि कौन सा ब्लॉक मांग रहा है। यहाँ दे रहा है जो हमें, वो इवन दे रहा है। कौन सा दे रहा है? इवन। तो इवन का मतलब ये है कि तलाश करो, दो चार छः आठ है, तो एक दो तीन चार सही है। एक दो सही है। एक दो तीन चार सही है। एक दो तीन चार पाँच छः सही है। एक दो तीन, ये सही नहीं है, क्या कहते हो? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वन कितने आ रहे हैं देखना। आ रही है बात समझ में? इवन बोला है ना, लेकिन नंबर ऑफ वन कितने आ रहे हैं देखो। एक दो तीन। हमजा आ रहा है समझ में? तुम्हारे लिए करा रहा हूँ। तो इवन का मतलब दो चार छः आठ होना चाहिए था, लेकिन ये तीन है। अब हम कॉलम पकड़ेंगे। एक दो तीन, सही है। नहीं, एक दो तीन चार सही है। एक दो तीन चार सही है। एक दो तीन चार पाँच छः सही है। एक दो सही है। एक दो तीन चार सही है। एक दो सही है। एक दो तीन सही नहीं है, समझ लो। तो ये हमने पकड़ा। तो उस हिसाब से, हाँ, वी हैव टू डू इट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोथ। तो अब हम यहाँ जो लिखेंगे ना, कि वो कह रहा है बिट नंबर किस में गड़बड़ है। बिट नंबर 6 में गड़बड़ है। बाइट नंबर किस में गड़बड़ है? बाइट नंबर 4 में गड़बड़। अब आया समझ में? तो इस अगर लिखने के लिए आ जाए तो फिर उसमें तुम बस सिर्फ ये लिखोगे, बिट नंबर 6, दैट इज कॉलम नंबर 6 हैज इनकरेक्ट पैरिटी। और बाइट नंबर 4, दैट इज कॉलम नंबर रो नंबर 4 हैज इनकरेक्ट पैरिटी। तो ये ब्लॉक वाला आ गया समझ में? आगे चले। अक्टूबर नवंबर 2023, 11 data is transmitted one bit at a time over a single wire. Computer can transmit data to printer and the printer can transmit data to the computer using same connection. तो इससे तो ये जाहिर हो गया कि जो आना जाना करता है वो कौन होता है। यही पूछ रहा है ना। पहले तो ये पूछ रहा है कि डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वन बिट एट अ टाइम। जो वन बिट एट अ टाइम करता है वो कौन सा होता है? वन बिट एट अ टाइम कौन सा होता है? सीरियल होता है, जो वन बिट एट अ टाइम करता है। तो वन बिट एट अ टाइम डाउन अ सिंगल वायर, तो वो होता है सीरियल। तो पहले तो हो गया आपका सीरियल। फिर कहता है द कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट डाटा टू द प्रिंटर एंड प्रिंटर कैन ट्रांसमिट डाटा टू द कंप्यूटर। तो ये एक ही वक्त में होता है यूजिंग द सेम कनेक्शन। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे, सर्कल द टू डाटा ट्रांसमिशन मेथड दैट विल ट्रांसमिट डाटा इन दिस वे। तो सिंगल वायर द कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट डाटा टू द प्रिंटर एंड प्रिंटर कैन ट्रांसमिट डाटा टू द कंप्यूटर यूजिंग द सेम कनेक्शन। तो ये है तो सीरियली, क्योंकि वो वन बिट एट अ टाइम कर रहा है ना, इसलिए सीरियल होगा। तो सीरियल के अंदर
कह रहा है कि अगर एक वे में जा रहा है, द कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट डाटा टू द प्रिंटर, तो ये सीरियल हाफ डुप्लेक्स है, ठीक है। एंड प्रिंटर कैन ट्रांसमिट डाटा टू द कंप्यूटर, वो सीरियल फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। तो इनमें से आप जो है सीरियल हाफ और सीरियल फुल दोनों लिख दोगे तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। आती है बात समझ में? बताना। सर सिंप्लेक्स क्या होता है बताता हूँ। सिंप्लेक्स वो ट्रांसमिशन होती है जो सिर्फ वन वे होती है। जैसे तुम्हारे घर पे आने वाला केबल टीवी वन वे डायरेक्शन है। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन वो होती है जो वन वे होती है, इट कैन ओनली ट्रांसमिट इन वन वे, सिर्फ आया जा सकता है, जाया नहीं जाता। ये बात आई समझ में? बताओ बच्चों, क्लियर है? फिर कहते हैं ऑड पैरिटी is used to detect errors in data transmission. Explain how odd parity checks detect error. Odd parity के जरिए हम डाटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। तो एक्सप्लेनेशन क्या होती है? सबसे पहले हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ वंस, ऐसे ही होता है। नंबर ऑफ वंस को काउंट करते हैं ना, नंबर ऑफ वंस आर काउंटेड, नंबर ऑफ वन को काउंट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद पैरिटी ऐड कर दी जाती है अगर वो कम हो। हाफ डुप्लेक्स इज व्हेन डाटा इज सेंट इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। सही कह रहे हो यूसुफ, ऐसे ही। तो पहले हम नंबर ऑफ बिट को काउंट करते हैं और फिर पैरिटी बिट जो है वो ऐड की जाती है, ठीक है। अ पैरिटी बिट इज एडेड, अ पैरिटी बिट इज एडेड टू ईच बाइट, टू ईच बाइट। और वालेकुम अस्सलाम। मैंने कोई गेस्ट पेपर बनाया है, मैं टॉपिक्स तुम लोगों से शेयर कर दूंगा कि जिन टॉपिक्स को तुम देख सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक्स मैं तुम्हें बता दूंगा, हाँ भाई क्या टॉपिक्स तुम पढ़ सकते हो जिसके ज्यादा आने के चांसेस। बाकी गेस्ट पेपर क्या होगा, टॉपिक्स बता दूंगा तो टॉपिक से होपफुली देख लेना। ए लेवल्स वालों का तो लग गया था अच्छा खासा, तुम लोगों का देख लेंगे क्या लगता है। अच्छा, तो ये हो गया, नंबर ऑफ वंस आर काउंटेड, अ पैरेट बिट इज एडेड टू ईच बाइट बिफोर ट्रांसमिशन, बिफोर ट्रांसमिशन, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर क्या होता है, टू मेक द सम ऑफ बिट, तो हम क्या करते हैं, ऑड पैरिटी है तो हम वन लगाते हैं उस वक्त जब वो नहीं, जब वो क्या होगा, ऑड नहीं होगा यानी इवन होगा, तो हमने लिखा है कि नंबर ऑफ वंस आर काउंटेड, वन पैरिटी बिट इज एडेड टू ईच बाइट बिफोर ट्रांसमिशन टू मेक द सम, टू मेक द सम ऑफ, टू मेक द सम ऑफ बिट्स वन और जीरो। तो फिर हम उसी हिसाब से काउंट करके लगाते हैं कि हमें वन लगाना है या जीरो लगाना है इन ईच बाइट ऑड, जिसको हमें ऑड बनाना होता है। तो आफ्टर द ट्रांसमिशन अगर नंबर ऑफ वन ऑड है तो कोई एरर नहीं है, और अगर है तो फिर एरर है। तो हम उसको लिख सकते हैं आफ्टर ट्रांसमिशन, आफ्टर ट्रांसमिशन इफ द नंबर, इफ द नंबर इज ऑड, काउंट करने पे अगर नंबर ऑफ वन ऑड आ जाते हैं तो नो एरर इज डिटेक्टेड, तो कोई एरर नहीं आता, ठीक है। अदरवाइज या बस सिंपल ये लिख दो, नो एरर इज डिटेक्टेड, और वाइस वर्सा, नहीं तो फिर उसके अगेंस्ट हो जाता है, यानी अगर नंबर ऑफ वंस ऑड नहीं आए तो फिर एरर डिटेक्ट हो जाता है। यहाँ तक बताना आ रहा है समझ में? ये बता दो समझ में आ रहा है? एक सवाल और है, कुछ डिस्क्रिप्शन वाले सवाल में जरा दिखा देता हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन वाले सवाल में 199 के ऊपर एक सवाल है, सवाल आएगा कि ट्रांसमिशन मेथड से होते हैं, तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए। अगर सिंप्लेक्स है तो उसके बारे में लिखोगे, डेटा इज ट्रांसमिटेड डाउन अ वायर वन बिट एट अ टाइम इन, इसको हम कहते हैं सीरियल सिंप्लेक्स। सीरियल भी है और सिंप्लेक्स भी है। सीरियल का मतलब
जा रही है वन एट अ टाइम इस, और वन डायरेक्शन है, तो वो फिर सिंप्लेक्स हो जाता है। इसी तरह पैरेलल के नंबर ऑफ बिट्स यानी एक से ज्यादा बिट्स जानी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है मल्टीपल वायर्स, जहां मल्टीपल वायर आएगा वहां पैरेलल है। और हाफ डुप्लेक्स जिसमें डेटा एक वक्त में कर सकता है आना जाना, एक नहीं कर सकता। तो यहाँ लिखा हुआ है इन बोथ डायरेक्शन ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम, ये पैरेलल हाफ डुप्लेक्स। सही है। सीरियल फुल डुप्लेक्स का मतलब तो वही है कि सिंगल वायर है तो सीरियल है। फुल डुप्लेक्स का मतलब है आना जाना दोनों कर सकता है, एक वक्त में ही कर सकता है। तो वन बिट एट अ टाइम इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम करता है। पैरेलल कौन सा है? पैरेलल के अंदर मल्टीपल डाटा जाएगा, मल्टीपल वायर्स, मल्टीपल बिट्स इन वन डायरेक्शन ओनली, क्योंकि यहाँ पर इसने लफ्ज इस्तेमाल किया सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स जो होता है वो वन डायरेक्शन होता है। क्या ये बात समझ में आती है? बताना। इसकी फोटो भेज दे ग्रुप में। ऐसे सवाल इजी हैं, इजी होते हैं, बस बच्चा सर समटाइम ना थ्योरी को जरा गौर, मतलब थ्योरी पे फोकस नहीं करता। तो वो अगर इसको मिस कर जाए तो ये अच्छे सवालों से मतलब अच्छे मार्क्स लूज कर सकता है वो। इसलिए मैंने कहा ये करा दूं, क्योंकि इसके दो चार सवाल ऐसे आए हुए, तो वो हो सकता है। स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है, ये अभी बच्चे ने भेजा है बहुत आसान सा। कहता है 4 बिट, 7 बिट बाइनरी वैल्यूज, 7 बिट की 4 बाइनरी वैल्यूज दी गई है और आपने 8 बिट्स बनानी है। कह रहे टिक टू शो वेदर एन इवन और ऑड पैरिटी चेक हैज बीन यूज्ड। कितना आसान है। ये जो पहला वाला है इसमें सारे वन है, तो नंबर ऑफ वन की तादाद कितनी हो रही है? 8। तो यहाँ टिक इवन में लगेगा। सही है, मानते हो? नीचे वाले में 1 2 3 4, 4 वन है, तो ये भी इवन में टिक लगेगा। उससे नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इसमें भी वन लगेगा। सही है। और ऑड है, इसमें सिर्फ एक वन आ रहा है, तो ये ऑड में टिक लगेगा। अब आ गया समझ में? हाँ भाई सरार साहब, आ गया समझ में? इसमें बिट बाइट का कॉलम नहीं बनाएंगे, नहीं इसमें नहीं बनेगा ना, इसमें तो वो पूछ रहा है कि किसमें टिक लगाओगे, इसमें इसने ये पूछा है। ये बात आती है तुम लोगों को समझ में? चैप्टर नंबर 2 के अंदर बस एक सवाल आता है डिटेक्शन मेथड्स का। तो एरर डिटेक्शन होते हैं हमारे पास, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पास पैरिटी चेक, पैरिटी चेक है। तो पैरिटी चेक क्या होता है? उसका स्टेटमेंट है डिस्क्रिप्शन कि एन ऑड और इवन प्रोसेस कैन बी यूज्ड। इसमें यहाँ पे कह रहा है कि पैरिटी चेक पे क्या होता है कि एक पैरिटी एक वैल्यू लगाते हो, एड एन ऑड और इवन प्रोसेस कैन बी यूज का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ बिट्स 1357 है तो 1357 बना के रखना है, और अगर इवन है तो 2468। फिर एक आता है आपका चेकसम। चेकसम में याद रखना कि अ वैल्यू इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा, डेटा से ही वैल्यू कैलकुलेट होती है, और फिर ये डेटा के साथ ही लगा के भेजी जाती है। ठीक है। फिर एक होता है इको चेक। इको चेक क्या होता है? इको चेक में अ कॉपी ऑफ डेटा इज सेंड बैक टू द सेंडर बाय रिसीवर। इसके पूरे पूरे प्रोसेस मैंने तुम लोगों को बताए थे, अगर याद हो नोट्स के अंदर गिवन थे, कि इको चेक में ये होता है कि इको चेक में डेटा इज सेंड टू द सेंडर हो गया, नहीं डेटा इज सेंड टू रिसीवर हो गया, डाटा रिसीवर को भेजा गया, रिसीवर सेंड्स द कॉपी ऑफ द डाटा, रिसीवर पे वापस उसी डाटा की कॉपी भेजता है, और फिर वो कॉपी सेंडर अपनी ओरिजिनल कॉपी के साथ चेक करता है, और अगर वो सेम होता है तो इसका मतलब है उसमें कोई एरर नहीं आया। तो इको तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कहीं पहाड़ों पे जाके आवाज लगाते हो अपना नाम, तो आपको आपकी आवाज अगर वापस सुनने मिल जाती है तो इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन में कोई गड़बड़ नहीं है, जैसे जैसे डाटा जा रहा है वैसे ही वापस आ रहा है। फिर एक होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के अंदर भी 3 से 4 पॉइंट से आपको याद हो कि एआरक्यू में क्या होता है, कि सबसे पहले क्या होता है कि एक्नॉलेजमेंट इज सेंट एंड टाइम आउट, एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है और टाइम आउट किया जाता है, एंड वेट किया जाता है, एंड एक्नॉलेजमेंट इज सेंट एंड वेट फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, और सर्टेन टाइम पीरियड तक वेट किया जाता है। और फिर वो वेट करने के बाद इफ एन एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव, अगर एक्नॉलेजमेंट विद इन द टाइम पीरियड रिसीव नहीं होती तो फिर क्या होता है
फिर आपके पास डाटा रीसेंड होता है। तो इसकी एग्जाम्पल आपको याद होगी, मैंने कहा था कि आप अगर किसी को सलाम करते हो और वो आपको जवाब नहीं देता, तो आप कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद दोबारा से सलाम करते हो। ठीक है। हाँ। तो फिर एग्जैक्टली ए आर क्यू ऐसे ही होता है, इसका डिस्क्रिप्शन यही था ए आर क्यू का, कि अ मैसेज इज सेंड एंड वेट्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट। मैसेज सेंड किया जाता है और उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट किया जाता है। इफ एन एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव, अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाती है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर उसके बाद जो है मैसेज को रीसेंड किया जाता है। तुम लोग को आ रहा है समझ में? और उसके बाद जो है चेक डिजिट है। चेक डिजिट जो है पहले आता था, लेकिन अब इसका कोई सवाल आता नहीं है। वरना ये कि चेक डिजिट वो होता है जिसके अंदर वैल्यू जो है वो डाटा के साथ अपेंड करके लगाई जाती है। अपेंड का मतलब है कि डाटा होता है, उस डाटा के साथ वैल्यू अपेंड करके लगा दी जाती है। और कह भी रहा है कि वैल्यू इज अपेंडेड टू द डाटा दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द डाटा। डाटा के जरिए ही इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लगा दी जाती है। और फिर ये डाटा एंट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, व्हेन द डाटा इज एंटर्ड, तो वहां पर ये वाला मेथड इस्तेमाल होता है। तो ये अमूमन जो हमारी बुक्स होती हैं, है ना, आईएसबीएन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, तो ये आईएसबीएन के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ अभी, जो जहाँ से तुम ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना उसको पढ़ भी पाओगे, वो मैं तुम्हें ज़रा दिखाता हूँ कि आप इन दी एंड कह सकते हो कि आखिर के अंदर आप किस चीज़ से, यानी लास्ट मिनट रिकैप वाली जो बात है वो कहाँ से आप कर सकते हो, वो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। यहाँ तक बताना समझ में आ रही है सारी बातें? ये नोट्स तुम लोगों के साथ मैंने शेयर किए हुए हैं। इसमें तुम जाओगे यहाँ पे। अब ये अगर तुम लास्ट मिनट पढ़ लेते हो ना, ये देखो ये टू है। डाटा पैकेट में क्या होता है, ये आ गया। डाटा पैकेट के बेनिफिट क्या है, ड्रॉबैक क्या है, ये आ गया। पैकेट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आ गया। ये नोट्स अगर तुम लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ लेते हो ना बैठ के, पास पेपर सॉल्व करने के बाद, फिर इंशाल्लाह तुम्हारी कोई चीज़ रह नहीं जाएगी। पैकेट स्विचिंग आ गया, सही है। ये पैकेट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग के बेनिफिट और ड्रॉबैक्स है। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का कंपैरिजन है। सीरियल पैरेलल के डिफरेंसेस हैं, सही है। यूएसबी का बेनिफिट है। ये देखो ये मेथड्स ऑफ एरर ट्रांसमिशन है। मैंने सबके तीन तीन चार चार पॉइंट्स दिए हुए तुम्हें। तो अभी हम ARQ की बात कर रहे थे, इको चेक की बात कर रहे थे, देखो लिखा हुआ भी है। अ कॉपी ऑफ डाटा इज सेंड बैक टू द सेंटर, द रिटर्न डाटा इज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल डाटा। इफ देयर इज नो डिफरेंस, डाटा द डाटा वाज सेंड विदाउट एरर। इफ टू सेट ऑफ डाटा आर डिफरेंट, दैट एरर हैज अकर्ड। इसी तरह AR का भी है। ARQ क्या है? ARQ यूजेस पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट and timeout. This is used to detect whether the received data contains any transmission error. If no error is detected, a positive acknowledgement is sent. However, if an error is detected, the receiving device now sends a negative acknowledgement कि भाई री रिक्वेस्ट करो, डाटा सही ट्रांसमिट नहीं हुआ है। और उसके बाद एक टाइम आउट होता है, ठीक है, इज यूज बाय सेंडिंग डिवाइस बाय वेटिंग अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ टाइम। इफ नो एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनी टाइप हैज बीन रिसीव, अगर कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती विद इन द टाइम लिमिट में, तो फिर इट ऑटोमेटिकली रीसेंड्स द डाटा, वो दोबारा से डाटा को रीसेंड करने बोल देगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नोट से हो गया है? चलो ये भी अच्छी बात है। आगे चलते हैं। तो अब इसमें एक चीज रहती है जो मैं अभी, हाँ ये मैं करवाना चाह रहा था, मैंने कहा चलो मैं तुम्हें यहीं से करा। अब इसका एक लास्ट टॉपिक ये रहता है, कौन सा? सिमेट्रिक असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ये बहुत कम आया है, कैन एक्सपेक्ट, और वन ऑफ द एक्सपेक्टेड में से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सिमेट्रिक असिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन वो होती है, सिमेट्रिक मैथ्स में पढ़ते हो। सिमेट्रिक वो चीज होती है जिसमें सेम की इस्तेमाल होती है डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। अच्छा कुछ बातें पहले याद रखो। जो ओरिजिनल डाटा भेजा जाता है वो होता है प्लेन टेक्स्ट, और जब उसको किसी इनक्रिप्शन एल्गोरिथम से गुजारते हो तो वो साइफर हो जाता है, सही है। अब यहाँ पे सिमेट्रिक इनक्रिप्शन की बात करें
तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज व्हाट? इट यूजेस एन इंक्रिप्शन की एंड द सेम की इज यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज। नंबर एक। सिमेट्रिक की का मसला क्या होता है कि सिमेट्रिक की के अंदर एक ही की इस्तेमाल होती है मैसेज को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। अब अगर वो की ही किसी के हाथ लग जाए हैकर के, तो वहां पे हमें मसला हो जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छा इंक्रिप्शन के लिए मेथड समझा नहीं जाता। ऑन द अदर साइड, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो होती है, इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं दो की, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो पब्लिक की वो होती है जो सबको अवेलेबल होती है, जैसे तुम्हारा ईमेल एड्रेस। और प्राइवेट की वो होती है जो सिर्फ तुम्हें पता होता है, जैसे तुम्हारा पासवर्ड। तो असिमेट्रिक में हम, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हम इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट की का और पब्लिक की का। तो इससे क्या होता है कि हम इससे लिंक बनाते हैं, दोनों पब्लिक और प्राइवेट की दोनों को मिला के एक इंक्रिप्शन अप्लाई करते हैं, डेटा इंक्रिप्ट करते हैं। और रिसीविंग साइड के ऊपर भी जो रिसीवर है वो अपनी प्राइवेट की यानी अपना पासवर्ड और पब्लिक की इस्तेमाल करके उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं जो तुम्हें ईमेल करता हूँ और तुम जो मुझे ईमेल करते हो, क्या उसके बारे में कोई तीसरा शख्स देख सकता है या उसको पता होगा कि मैं और तुम क्या कर रहे हैं उस ईमेल पे? नहीं। तो क्या होता है कि जब तुम्हें मुझे कोई मैसेज भेजना होता है तो तुम अपना आईडी और पासवर्ड मिला के लगा के अपना ईमेल खोलते हो और मुझे मैसेज भेजते हो। इसका मतलब वो मैसेज इनक्रिप्शन रखता है, वो मैसेज इनक्रिप्ट हुआ हुआ है, हुआ हुआ है। तुम्हारे भेजे गए मैसेज को, जो इनक्रिप्शन इनक्रिप्ट था, उसे मैं कैसे देख सकता हूँ? अपना पासवर्ड और अपना ईमेल आईडी लगा के। जब मैं अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड लगा लूंगा तो मैं इजीली तुम्हारे मैसेज को खोल सकूंगा। सही है। तो ये जो है बेसिकली इसके अंदर होता है। एक फरमाइशी सवाल है, उसको देख लेते हैं कि जो है वो एसएसएल क्या होता है। देखो, हमारे पास सिक्योर सॉकेट लेयर ये आपके पास इंश्योर करता है कि जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, एसएसएल की बात करते हैं, दैट इज इन द चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में एसएसएल होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर इंश्योर करता है, ये है, यहाँ से होगा एसएसएल का ना, ये है एसएसएल के स्टेप्स। तो एसएसएल में क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। तो ब्राउजर सेंड्स एन एचटीटीपी, ब्राउजर जिस भी वेब सर्वर पे जाना चाहता है उसकी रिक्वेस्ट करता है। वेब सर्वर सेंड्स अ डिजिटल सर्टिफिकेट, जो वेबसाइट होती है वो अपना एक डिजिटल सर्टिफिकेट भेजती है। ब्राउजर जनरेट करता है सिमेट्रिक की, ठीक है, ताकि वो जो भी डाटा भेजे वो इनक्रिप्ट होके भेजे। सर्वर डिक्रिप्ट्स द एनक्रिप्टेड सेशन यूजिंग असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। सर्वर एंड ब्राउजर नाउ एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट ऑल ट्रांसमिटेड डाटा। तो फिर सर्वर और ब्राउजर, यानी जब वेब सर्वर जो है वेब ब्राउजर को अपना सर्टिफिकेट दे देता है, तो फिर वेब ब्राउजर को यकीन हो जाता है कि हाँ भाई अब ये वेब सर्वर ऑथेंटिक डाटा भेजेगा। और जब ये हो जाता है तो कम्युनिकेशन चैनल सिक्योर हो जाता है और फिर जो है वो डाटा ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है। और फिर ब्राउजर क्या करता है? ब्राउजर ट्रांसलेट करके डाटा हमारे सामने प्रेजेंट करना शुरू कर देता है। हाउ HTTPS मेक्स द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा सिक्योर। ईव्सड्रॉपर भी बता देता हूँ। हाँ, जैसे व्हाट्सएप के अंदर भी मैसेज इनक्रिप्ट होते हैं। पहले इसका बता देता हूँ HTTPS का। देखो, HTTPS इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर। इसका मतलब होता है कि जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है, प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। जैसे मैं क्लास रखता हूँ तो सेट ऑफ रूल डिफाइन है कि मैं तुम्हें क्लास का टाइम भेजूंगा, मैं तुम्हें क्लास का लिंक भेजूंगा, मैं तुम्हें उसका पासवर्ड भेजूंगा, ये प्रोटोकॉल होगा। तो जब, और क्योंकि मुझे और तुम्हें आपस में कम्युनिकेट है तो हम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। तो प्रोटोकॉल ऑफ रूल्स। अब उसमें एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, जो डाटा ट्रांसफर होगा ओवर द इंटरनेट, क्या वो सही डाटा आ रहा है? तो कहता है कि व्हेन सम फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इज यूज्ड देन दिस चेंज टू एचटीटीपीएस। नॉर्मली डाटा को ट्रांसफर करने के लिए आप एचटीटीपी का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब आप उसको सिक्योर करना चाहते हो तो फिर आप एचटीटीपीएस का इस्तेमाल करते हो। तो एचटीटीपीएस क्या करता है? एचटीटीपीएस आपके जो डाटा को मूवमेंट होती है उसको सिक्योर करता है, उसको कोई दूसरा नहीं देख पाता। द एस स्टैंड्स फॉर सिक्योर एंड इंडिकेट्स अ मोर सिक्योर वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा।
अब आ गई बात समझ में? जो पूछ रहा था HTTPS के बारे में बच्चा, उसकी बात पूरी हो गई। अब ईव्स ड्रॉप पे आ जाते हैं। कैन यू एक्सप्लेन SSD? अच्छा यार, एक काम करते हैं अभी ना, थोड़ा सा जो फरमाइशी वाले प्रोग्राम है उसको आखिर में करना है, इसलिए ताकि फिर वो टॉपिक जो है उससे हम ना हट जाए। टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है ना, तो मैं तुम्हारी सारी बातों का जवाब दे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि जब मैं आखिर में बोलूंगा ना कि अपने सवाल पूछ लो, फिर पूछ लेना। तो उससे फिर हम टॉपिक से नहीं हटेंगे। अभी रिकॉर्डिंग जो चल रही है वो चैप्टर 2 की चल रही है, तो हम जरा चैप्टर 2 को ही पूरा करते हैं। चैप्टर 2 में ईव्स ड्रॉपिंग वाली बात आ रही थी। ईव्स ड्रॉपिंग कहते हैं ताड़ना। ताड़ने से मुराद के आपकी इजाजत के बिना अगर कोई आपको देख रहा है तो उसको ईव्सड्रॉपिंग बोलेंगे। तो ईव्सड्रॉपिंग का मतलब होता है कि जो कुछ आपके और रिसीवर के दरमियान ट्रांसफर होता है उसे अगर कोई देख रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है ईव्सड्रॉपर क्या है। ईव्सड्रॉपर इज अ नेम ऑफ अ हैकर हु इंटरसेप्ट्स डाटा बीइंग ट्रांसमिटेड ऑन अ वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क। तो ईव्सड्रॉपर वो हैकर होता है जो आपके और रिसीवर के दरमियान आने जाने वाला डाटा होता है उसको इंटरसेप्ट करता है, आपको पता नहीं चलता और वो आपको देख रहा होता है। इज इट हैकिंग और डेटा इंटरसेप्शन? इट्स डेटा इंटरसेप्शन। डेटा इंटरसेप्शन इज अ फॉर्म ऑफ हैकिंग यार। डेटा इंटरसेप्शन हैकिंग में ही तो होता है। ठीक है, तो अब तुम लोगों को पक्की सारी बातें समझ में आ गई। तो ये टू जो है ना, 2 चैप्टर जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है, जो हमने करना था उसकी जो बातें हैं तुम खुद देख सकते हो। मैंने तुम्हें सब बता दिया ना, देखो एरर चेकिंग मेथड्स बता दिए। ये जरा खुद पढ़ लेना, यूएसबी के फायदे नुकसान ये देख लेना। बाकी तो देखो सीरियल, पैरेलल, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स सब पढ़ लिया ना हम लोगों ने। डाटा पैकेट्स पढ़ लिए। डाटा पैकेट्स के फायदे नुकसान देख लेना, ठीक है। हाँ, एक छोटी सी चीज रह गई है पैकेट स्विचिंग, वो अभी बता देता हूँ। पैकेट स्विचिंग क्या होता है? पैकेट स्विचिंग वो मेथड होता है, और ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि ये कई दिनों से मैंने देखा नहीं है। तो पैकेट स्विचिंग में ये होता है कि पैकेट स्विचिंग में डाटा डिफरेंट रूट्स का इस्तेमाल करता है। ये कंप्यूटर ए का राउटर ए ये तस्वीर भेज रहा है और ये तस्वीर के पार्ट्स हैं। रिसीविंग एंड पे जाके देखो ये पार्ट सीक्वेंस में नहीं है जिस सीक्वेंस में भेजे गए थे। क्यों? क्योंकि हर पार्ट अलग अलग रूट लेके आया है। तो पैकेट स्विचिंग में याद रखना, पैकेट स्विचिंग एक ऐसा मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसमें मैसेज जो है वो नंबर ऑफ पैकेट्स में, यानी जो मैसेज है वो पैकेट्स की सूरत में जाता है, और हर पैकेट इंडिविजुअली स्टार्ट से लेकर एंड पॉइंट तक पहुंचता है। मैंने उसकी मिसाल तुम्हें दी थी कि अगर हमें लेट सपोज हम सबको मिलके कहीं जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों से एक वक्त का तयन कर लेंगे कि 6 बजे सबने पहुंचना है, और सब अलग अलग रूट से होके पहुंच जाएंगे और वहां जाके रीअसेंबल हो जाएंगे क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो डेस्टिनेशन पे पहुंच के पैकेट जो है वो रीअसेंबल हो जाता है। तो यहाँ पे यही कहता है कि राउटर जो है वो इस रिस्पॉन्सिबल होता है कि हर नोड से डाटा को आगे फॉरवर्ड करे। तो हर पैकेट जो होता है उसका एक अपना पाथ होता है, अपना रूट होता है, और राउटर ही डिटरमाइन करता है कि कौन सा पैकेट कौन सा रूट लेगा। रूटिंग की सिलेक्शन डिपेंड करती है नंबर ऑफ पैकेट्स वेटिंग टू बी प्रोसेस, कितने पैकेट्स है जो प्रोसेस होने के लिए तैयार है, और शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो हमेशा सिलेक्ट होता है डाटा को पहुंचाने के लिए। बट लाजमी नहीं है कि शॉर्टेस्ट हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ये देखना होता है कि कौन सा पाथ अवेलेबल है। हाँ, अगर कोई पैकेट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता तो फिर हमें उसको रीसेंड भी करना होता है, क्योंकि डेस्टिनेशन पे पहुंच के तमाम जो पैकेट्स होते हैं वो ऑर्डर में नहीं होते। तो इसका फायदा ये होता है कि हम किसी एक कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर हमें रहना नहीं पड़ता, हम अलग अलग लाइंस के जरिए आ जाते हैं। अगर कोई लाइन फॉल्टी है तो हम दूसरी लाइन से रीरूटिंग करके आ सकते हैं। पैकेज एक्सपेंड करना आसान होता है, हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट पॉसिबल। ड्रॉबैक है कि पैकेट कैन बी लॉस्ट एंड नीड टू बी रिसेंट। पैकेट लॉस भी हो सकते हैं तो उनको दोबारा भेजना पड़ेगा। हमेशा डिले हो सकता है क्योंकि हम पैकेट्स का इंतजार करेंगे कि जब सारे पैकेट्स आ जाएं तभी उसको रीऑर्डर करके आगे जा सके। तो अगर एक दो पैकेट भी नहीं आते तो फिर हम वेट करना पड़ेगा। और इसमें अगर आप रियल टाइम स्ट्रीमिंग में इस मेथड का इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारा एरर आ सकता है। बच्चों बताओ, चैप्टर नंबर 2 की अच्छी रिकैप हो गई तुम लोगों की सबकी इन दैट टाइम? ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ये चैप्टर नंबर 2 का मामला खत्म होता है।